नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, हमारा जो टारगेट हरियाणा पुलिस कमांडो, उसके अलावा एसएससी-जीडी और दुर्गा शक्ति ये चल रहा था। इसमें हम एमसीक्यू कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री के, कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री के 200 एमसीक्यू हमें करने हैं। टारगेट है हमारा 200 में हम पूरी हिस्ट्री कवर कर लेंगे। हमने 1 से 50 तक एमसीक्यू कर लिए हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे 51 से 100 तक के क्वेश्चन। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ साथ में ये भी बताइएगा क्या आप लोगों को ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है, क्या आप लोगों को इसमें हेल्प मिल रही है। शेयर कीजिएगा और फिर हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए जी, हमारा 51वां क्वेश्चन, इलाहाबाद के स्तंभ लेख। एक मिनट रुकिएगा। हमारा 51वां क्वेश्चन देखिए, 50 तक हो चुके हैं। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। किसकी प्रशंसा की है? आप लोग एक बार इसका आंसर बताइएगा। देखिए जी, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। इलाहाबाद का जो अभिलेख है वो अशोक ने बनवाया, लेकिन इस पे जो हरिसेन ने रचना की है उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने। और इस प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की, तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। बाकी जो लोग और ऑप्शन में दे रखे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, इसने गुप्त काल को वास्तविक संस्थापक बोलेंगे इसको। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, और अशोक गुप्त काल में नहीं था, अशोक ने तो ये अभिलेख बनवाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर के उसे क्या कहा था? आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए। देखिए जी, इतिहासकार स्मिथ, वी ए स्मिथ, पूरा नाम है वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों को देखा। मतलब समुद्रगुप्त ने 9 उत्तर भारत के और 12 दक्षिण भारत के, यानी कि 9/12 उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को एक साथ हराया था। इसलिए इसको समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन। नेपोलियन जो है 1804 से लेके 1814 तक फ्रांस का किंग रहा था। ठीक है, नेपोलियन के साथ इसकी संज्ञा की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 53। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति में है, यानी कि किसके समय में बनी है? देखिए जी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण, यानी कि जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर कुतुब मीनार है, एक जो है वहाँ पर कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, दिल्ली के मेहरौली में है स्थित। वहाँ पर एक आयरन पिलर है। इस आयरन पिलर की स्थापना जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुई थी, तो इसमें चंद्र एक ही है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय पूरा नाम होगा। उसके बाद है मालवी काग्निमित्र मित्रम के रचनाकार कौन है? मुझे बताइए आप लोग, 54 का आंसर क्या होगा? देखो, ऐसी ऐसी जो रचनाएं हैं ना, वो कालिदास की होंगी। ठीक है, सी कालिदास। इसमें जो भवभूति दे रखा है, इसने लिखी थी उत्तर रामचरितमानस। उत्तर रामचरितमानस जयदेव ने लिखी थी गीत गोविंद, और कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर होगा कालिदास। कालिदास कालिदास ने इसके अलावा रघुवंशा भी लिखी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का मतलब है ये। आप लोग बताइए फटाफट, कमेंट करके देखते हैं किसका सही आता है। फटाफट बताइए। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को कहा जाता था, तो सोने के सिक्कों को हमेशा ही दिनार कहा गया है। ठीक है, दिनार सही आंसर होगा आपका जी। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? यानी कि किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई हुणों से? जैसे मध्यकाल में मंगोल आया करते थे, ऐसे ही वेस्ट से, पश्चिम से हुण आया करते थे। तो हुणों से सबसे ज़्यादा विचलित कौन हुआ था? गुप्त काल। गुप्त काल में आए थे सबसे ज़्यादा हुण। ठीक है, उसके बाद हुणों को हराने वाला एक राजा भी था, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है हुणों को हराया था इसने। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में
गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कारक का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को जाता है? देखो जी, दशमलव प्रणाली जो है आर्यभट्ट ने दी थी और आर्यभट्ट गुप्त काल में था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? आप लोग मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनी थी, गुप्त काल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के बाद किस विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली? गुप्त काल के बाद देखो, गुप्त काल में 411 में नालंदा की स्थापना हो गई थी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रसिद्धि मिली। इसको तोड़वाया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किन दो पुस्तिकाओं को लिखा था? बाणभट्ट ने एक तो लिखी थी कादम्बरी और एक लिखी थी हर्षचरित। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्धन साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये तो सबको ही पता है, पुष्यभूति वंश। ठीक है, सॉरी, पुष्यभूति ने डाली थी, पुष्यभूति वंश के नाम से ही। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ था? किसके समय में नालंदा को समृद्धि मिली थी? आप लोग इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए जी। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय बन तो चुका था गुप्त काल में ही, लेकिन हर्षवर्धन के टाइम पे ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गई थी। यहाँ पर हेनसांग वगैरह नालंदा में ही पढ़ने आए थे। ठीक है। उसके बाद शून्य का आविष्कार किसने किया? ये बात सबको पता है, आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट ने एक बुक लिखी थी सूर्य सिद्धांत, और एक बुक लिखी थी आर्यभट्टम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट बताइए, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष ज्ञात कीजिए। देखो, शक संवत और विक्रम संवत का गैप आप लोगों को दे रखा है। शक संवत सीधी सी बात है, शक संवत 78 AD में, और विक्रम संवत 57 या फिर 58। ठीक है, इसमें तो ये BC में है। ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप पहले इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे आप, और इसमें आपको ये दोनों जोड़ देने हैं। ठीक है, क्योंकि ये शक संवत का है। तो अगर इन दोनों के हिसाब से देखें तो आई थिंक 601 बनेगा, 601। ठीक है, यानी कि जो 57 है और ये 78 है, इन दोनों को जोड़कर इसके अंदर ऐड करना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में, सी आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, 65 हो गया। उसके बाद 66, ये जी देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, SI में भी आया था, फीमेल वाले में भी। निम्नलिखित जोड़ों को देखिए जी, कौन सी गुफाएं या फिर कौन सा मंदिर किसने बनाया? एलोरा की गुफाएं जो हैं वो राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम पल्लव, मीनाक्षी मंदिर का इसमें दे नहीं रखा, पांड्य, खजुराहो, चंदेल। तो ये आएगा, चंदेल से ही दे रखा है इसमें। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक ही मेल खाता है, महाबलीपुरम के 5 रथ किस राजवंश ने बनवाए थे? 5 रथ के मंदिर है जी वहाँ पर महाबलीपुरम के। ठीक है, ये किस राजवंश में बनवाए गए थे? 67 का बताइए फटाफट आप लोग। ये पल्लव वंश में बनाए थे जी, मैंने ऊपर भी बताया है आप लोगों को। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, महाबलीपुरम पल्लव। ये मंदिर, गुफाएं, इनसे रिलेटेड मैं शॉर्ट वीडियो लगातार बना रहा हूँ, इनमें आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी इसकी। खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? देखो, खजुराहो वाले जो मंदिर हैं, आप लोगों को एक ही नाम याद रखना है, चंदेल शासकों ने बनवाए थे, और ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में किसने हराया? ये क्वेश्चन गलत दे रखा है जी, नहीं, इसमें हर्षवर्धन नहीं है, ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने भी किसी को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। लेकिन इसमें पूछ रखा है पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया, तो नरसिंह वर्मन ने हराया था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गुज्र प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये वंश नागभट्ट ने स्थापना की थी, नागभट्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 72, सॉरी 71। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, बताइए कमेंट करके कौन सा होगा सबसे पुराना राजवंश इनमें था। चालुक्य बाद में आते हैं, राष्ट्रकूट बाद में आते हैं, पल्लव भी बाद में, सातवाहन आएगा इसका, सातवाहन, ठीक है, डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा किससे रिलेटेड होगा इसके अंदर। ये देखिए जी 72 में आपको बताना है कौन सा स्थान किस राजवंश से रिलेटेड है। आप लोग इसका आंसर बताइए फटाफट। देखिए जी, प्रतिहार जो है वो कन्नौज उनकी राजधानी थी, चंदेल खजुराहो में थे, प्रमारधार और चालुक्य अनहिलवाड़ा, ये तो सही दे रखा है, ए आएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा होगा, बताइएगा एक बार कमेंट करके। क्या पल्लव राजवंश है, चोल राजवंश है, मौर्य या फिर गुप्त राजवंश? तो इसका जवाब होगा मौर्य राजवंश। मौर्यों के बाद आए थे पल्लव, चोल और गुप्त। उसके बाद लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? पहली बात तो ये कि आप लोग कमेंट करके बताइए लीलावती किसने लिखी थी। 74 क्वेश्चन जो है लीलावती किसने लिखी थी, आप लोग कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए जी। लीलावती लिखी थी भास्कर द्वितीय ने, भास्कर सेकंड, जिनको भास्कराचार्य भी बोलते हैं, और ये मैथ की बुक थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र चोल ने, चोल राजाओं ने बंगाल पर एक बार अटैक किया था, तो उस समय कौन था वहाँ का राजा? देखो इस तरह के वंश आपको मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा, उनमें आपको सारी जानकारी मिलेगी इनकी। महिपाल प्रथम उस समय वहाँ का राजा था बंगाल का, बंगाल में पाल वंश था, ठीक है। उसके बाद मदुरई राजधानी थी, 76 बताइए जी, मदुरई किसकी राजधानी थी? इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आते हैं। पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाएगा दक्षिण भारत में? तो चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक होगा प्रांतक प्रथम। एक एक साम्राज्य, चोल, चेर, पांड्य, सब कुछ करवाया जाएगा आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मुझे आप लोग ये बताइए कोणार्क मंदिर किसका मंदिर है और ये मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर, ठीक है। ये मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग साम्राज्य में किया गया था, और आप लोग कमेंट करके बताइए ये मंदिर कहाँ है। क्या ये उड़ीसा में है और क्या ये सूर्य का मंदिर है? उसके बाद देखिए जी, निम्नलिखित में से राजाओं का सही क्रम लिखना है आपको। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा, देखो मैं आपको सीरीज लिख देता हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त, C1 समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का बेटा रामगुप्त, रामगुप्त ऑप्शन में नहीं है। रामगुप्त के बाद छोटा भाई उसका चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। उसके बाद आता है कुमारगुप्त, उसके बाद आता है स्कंदगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त, ये तो सही दे रखा है सारा का सारा, 1 2 3 4 5, ठीक है। बीच में एक राजा मिस है, रामगुप्त। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अटैक किया गया था 712 में। उस समय सिंध का राजा था दाहिर, और युद्ध हुआ था दाहिर व कासिम के बीच, रावर का युद्ध, बैटल ऑफ रावर। पहली बार जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, ये पहला मुसलमान था भारत में अटैक करने वाला। उसके बाद महमूद गजनवी के, देखो हम मेडिवल घुस चुके हैं अभी। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी भारत में क्या करने आया था? देखो शुरू में जो पहला मुसलमान आया था मोहम्मद बिन कासिम, वो आया था भारत में लूटपाट करने के लिए। अब आप बताइए क्या ये इस्लाम का प्रचार करने आया था?
क्या ये गजनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, मूर्तियों को तोड़ना चाहता था, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य? देखो हर बार मैं लेक्चर में बताता हूँ, गजनी साम्राज्य को मध्य एशिया में इतना बड़ा साम्राज्य बनाने की सोच रहा था। उसके लिए इसको पैसा चाहिए और वो पैसा भारत में इसको मिलेगा, वो स्कोप इसका भारत में पूरा होगा। ये बात मैं आपको हर बार क्लास में बताता हूँ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 1008 और 1009 में वहिंद का युद्ध हुआ, निम्नलिखित के में किसके बीच हुआ? वहिंद का पहला युद्ध जयपाल और महमूद गजनवी, लेकिन ये तो 1001 में हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ महमूद गजनवी और आनंदपाल जयपाल के बेटे के बीच। इसका आंसर होगा ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिसने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। उसके बाद अपने चाचा व ससुर गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर गद्दी पर, गयासुद्दीन लिख रखा है, गयासुद्दीन नहीं आएगा, जलालुद्दीन आएगा, गलत लिख रखा है ये। जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी की विशेषता क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था, कुशल योद्धा था, क्रूर था, लालची था, कंजूस था, कोई इसमें विशेषता नहीं बसती जो नहीं थी इसके अंदर। और अपने आप को दूसरा सिकंदर भी समझता था। उसके बाद अच्छा इसमें एक ये दे रखा है चाचा व ससुर, तो जो जलालुद्दीन खिलजी थे उसके चाचा व ससुर, आप बताएंगे कि जलालुद्दीन की कौन सी बेटी से इसने शादी की थी? क्या नाम था जो कि अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ बनी थी? कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद 85वां क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ये इसके समय में नहीं था। देखो अमीर खुसरो 1253 से लेके 1325 के बीच था। अब वो समय मोहम्मद बिन तुगलक का भी नहीं हो सकता, मोहम्मद बिन तुगलक बाद में आएगा, अलाउद्दीन खिलजी ही आएगा जी इस बीच तो, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक राज किया था। शेरशाह सूरी भी बाद में आएगा, तो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी आएगा। अगर वैसे बलबन होता तो बलबन के दरबार में भी ये था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को कंट्रोल कर लिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तो नहरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी के दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ नहीं करवाया, बलबन ने भारत में नौरोज का त्यौहार शुरू करवाया था। उसके बाद यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? 87वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए जी आप लोग। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। देवगिरी में हुआ करते थे यादव, ठीक है। उसके बाद देवगिरी महाराष्ट्र में। उसके बाद ये देवगिरी जो शहर है ये भी नोट कर लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत की कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम, दिल्ली सल्तनत की कैपिटल रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा? यही तो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने लगातार, आप ये लगा लीजिए, 1253 में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक सबका कार्यकाल देखा। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद बोलते हैं और इसने तबला का आविष्कार किया, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट कहा था? देखो एक बंदा तो ऐसा है जिसने खुद को ही खलीफा कह दिया था, एक ऐसा है जिसने खुद को खलीफा का लेफ्टिनेंट कहा था। तो आप लोग मुझे बताइए, खुद को खलीफा कहने वाला तो था जी अलाउद्दीन का बेटा मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, उसने कहा जी हम खुद ही जो है खलीफा हैं। एक ऐसा भी था जिसने खलीफा के अधिकार को ही नहीं माना था, अलाउद्दीन खिलजी। और ये मुबारक खिलजी खलीफा खुद को कह रहा है। इसमें पूछा है खलीफा का लेफ्टिनेंट, यानी कि खलीफा के बाद मैं ही हूँ जो भी हूँ बस, तो इसमें इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि भी लेकर के आया था बगदाद के खलीफा से 1229 में। उसके बाद राजा को अपनी प्रजा से, प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई, यह शब्द बंदायूं ने के हैं। और बंदायूं ने किसके ऊपर ये टिप्पणी की थी? बंदायूं ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1351 में, इसके ऊपर ये टिप्पणी की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ठट्टा में, और जो बंदायूनी है ये अकबर के दरबार में था, अकबर के समय में कही थी इसने ये बात। और इसी बंदायूनी ने, अब्दुल कादिर बंदायूनी ने फैजी के साथ मिलके महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया जी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई, इसने पूरी करवाई, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नहीं करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी आएगा। कुतुब मीनार जो कि 5 मंजिलों के साथ बनी हुई है, 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसमें एक और नाम आएगा, सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी, ठीक है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री विजयनगर साम्राज्य के वैभव के कारण विवरण से संबंध नहीं था? कौन सा यात्री का विजयनगर से कोई कांटेक्ट नहीं था? देखो, इसमें आप लोग एक व्यक्ति को आई थिंक जानते हैं, इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था 1333 में, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। विजयनगर में इस बाद में जितने भी हैं ना, सारे के सारे इतिहासकार, अब्दुल रज्जाक, पेस और न्यूजिक, ये बाद में विजयनगर में पनपे थे। इब्न बतूता नॉर्थ में रहा था। उसके बाद इसका आंसर आएगा इब्न बतूता। ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लागू किया? फिरोज शाह तुगलक ने। इनका कोई रोल नहीं इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा भारत में आया था 17 मई 1498, और इसका स्वागत किया था जमोरिन कालीकट, जिसको कोझिकोडे बोलते हैं फिलहाल, कालीकट के राजा। जमोरिन किसी राजा का नाम नहीं था, ये जमोरिन राजाओं की उपाधि हुआ करती थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक थे। पहला अफगान साम्राज्य था लोधी और दूसरा था सूरी, और सूरी वंश की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। तो ये हो गया शेरशाह सूरी, 1540 में इसने स्थापना की। विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? फटाफट बताइए जी, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों का क्रम लिखिए जी आप लोग। 97, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आता है गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक, और फिर सैयद और लोधी। सैयद दे ही रखा है इसमें किसी भी ऑप्शन में, तो ये आएगा गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। डी 320 साल तक चली थी दिल्ली सल्तनत। 5 वंश आए थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। उसके बाद निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए जी आप लोग। करते हैं विचार। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 के लगभग। पुर्तगालियों का आगमन 1498। फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388। सब कुछ अलग अलग दे रखा है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण होगा, फिर फिरोज शाह तुगलक की डेथ होगी, और फिर जो होगा पुर्तगालियों का अटैक होगा, और फिर विजयनगर साम्राज्य के शासक। तो 2 4 3 1 इसका आंसर बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला कवि या लेखक कौन था? काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये नाम भी अमीर खुसरो ही है। इसने बहुत सारी रचनाएं की थी। एक रचना है तारीख दिल्ली। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रारंभ किया था? देखो, नौरोज़ का त्यौहार 3 जगह आता है। बलबन ने शुरू किया 1611 में, इसी त्यौहार पर जहांगीर की शादी हुई, और इसके अलावा ये त्यौहार औरंगज़ेब ने बंद कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग, तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करें और इसको लाइक करें। देखो, ये आप लोगों की और हमारे से ज़्यादा आप लोगों की मेहनत है कि हमारे चैनल पे लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और इस संख्या को बहुत आगे तक हम सबको मिल कर के ले जाना है। इसमें विनय सर का भी काफ़ी योगदान है, और देखो इस चैनल पर हमेशा मैं और विनय सर आप लोगों को अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन और डाटा देते रहेंगे। बहुत जल्द आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस होंगी विनय सर की और मेरी। विनय सर इस पर मैथ करवाएंगे, केमिस्ट्री करवाएंगे, फिजिक्स करवाएंगे, बायोलॉजी करवाएंगे, और मैं यहाँ पर कंप्लीट जीएस का सेशन देखूँगा, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो आप लोगों का ही सपोर्ट है, आप लोग इसको जितना चाहें सपोर्ट करते रहें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो हर वो बच्चा जिसने वीडियो देखी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अब देखते हैं हम सब की ताकत अगर यहाँ तक ले आई है तो आगे कहाँ तक ले करके जाएगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।